हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले। करंट अफेयर्स का वीडियो वैसे 6 बजे जाता है, बट आज क्योंकि नलाक्ष सर के एब्सेंस की वजह से ये 8 बजे आया है आपके सामने। बट जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को डिले ना हो, आप लोगों को एटलीस्ट करंट अफेयर सारे टाइम पर मिल जाए, इसलिए वीडियो जो है मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। और अगर नहीं समझ में आए तो भाई सॉरी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि नीलाक्ष सर के एब्सेंस में करंट अफेयर्स आपको समझा पाऊँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल बी मर्ज्ड विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। निम्नलिखित में से किस बैंक का आरबीआई के अनुमोदन के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा? ऑप्शन से देना बैंक, बंधन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड। तो ये बैंक है जिसका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में विलय कर दिया जाएगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। न्यूज है हमारी, लक्ष्मी विलास बैंक टू मर्ज विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर लेंडर लक्ष्मी विलास लिमिटेड। जो आपका प्राइवेट सेक्टर का लैंड करने वाला बैंक है लक्ष्मी विलास लिमिटेड, ये 5 अप्रैल को इसके बोर्ड ने जो है मर्जर को अप्रूव कर दिया है विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन एन स्टॉक डील, एक स्टॉक डील में। अब जो मर्ज्ड एंटिटी है, यानी कि जो विलय करने के बाद आपका एंटिटी बनेगी, कंपनी उभर के सामने आएगी, उसका नाम होगा इंडिया बुल्स लक्ष्मी विलास बैंक। ये पूरा का पूरा नाम होगा। And will be among the top 8 private banks in India by size and profitability। तो ये टॉप 8 प्राइवेट बैंक्स में शामिल हो जाएगी, बाय साइज भी और बाय प्रॉफिटेबिलिटी भी। ठीक है, अभी फिलहाल जो है ये जो मर्जर है दोनों एंटिटीज का, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया है। फाइनल अप्रूवल आरबीआई का रहेगा और आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही ये मर्जर जो है ऑफिशियली हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो एक्सपर्ट्स फील दैट कि जो मर्जर है उससे एक्सेस मिलेगा बैंकिंग प्लेटफॉर्म को। असेंशियली जो लाइबिलिटीज है फ्रेंचाइजी की और जो लॉन्गिटिविटी की, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो वो सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। इन्वेस्टर्स को फिलहाल ये एडवाइस किया जाता है कि वो फिलहाल अभी दूर रहे एलवीबी और आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी अपने स्टेक्स लगाने में। सो दैट इज ऑल। अगर मर्जर ये हो जाता है तो मर्ज एंटिटी की अगर हम प्राइस की बात करें तो नेट वर्थ रहेगी 19,472 करोड़ रुपीज एंड अ लोन बुक as around 1,23,393 करोड़ रुपीज एज ऑफ दिसंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग टू इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स as a foreign terrorist organization. IRGC is a security organization of which of the following country? अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, ये किस देश का सुरक्षा संगठन है? सीरिया, ईरान, मलेशिया या फिर टर्की? क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ईरान इज द राइट आंसर। आगे जानते हैं इसके बारे में, पूरी की पूरी न्यूज देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे यूएस जो है, यूएस ने बात करी है ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह नॉमिनेट करने के लिए। यूएस के प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, टू एंड नाउ अंडर द कवर ऑफ सीरियन वॉर द IRGC इज नाउ ट्राइंग टू प्लांट मिलिट्री रूट्स इन सीरिया। तो बेसिकली यहाँ पे यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये कहा है, एलिगेशंस लगाए हैं कि IRGC अब प्लांट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो मिलिट्री रूट्स को सीरिया में भी प्लांट करे, सीरिया तक लेकर के जाए अपने मिलिट्री पहुंच को, और नया स्ट्रैटेजिक बेस तैयार करे सीरिया और उसके नेबर्स, उसके पड़ोसी देश जैसे कि इजराइल को थ्रेटन करने के लिए। तो इसलिए वो इसको एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नामित करने की बात कर रहा है।
नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि व्हाट इज IRGC। तो IRGC बेसिकली 1979 में सेटअप, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में सेटअप हुआ है, जो कि ईरान का मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। It has control over large sector of Iranian economy and has a huge influence in its political system। तो ईरान की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका एक बहुत खास इम्पैक्ट है, कंट्रोल है, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी कंट्रोल है, और ये उसके पॉलिटिकल सिस्टम को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। IRGC is in charge of Iran's ballistic missile and nuclear programs। तो ये भाई ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इंचार्ज है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। Tehran has warned that it has missiles with a range of up to 2000 kilometers, putting Israel and US military bases in the region within reach। तो इसने एक तरीके से ये भी वार्न किया था कि इनके जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 2000 किलोमीटर्स तक है, जिससे इजराइल और यूएस के मिलिट्री बेसिस इस मिसाइल की रेंज में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थ्रेटन करने की बात हम बोले तो कर रहे थे। और IRGC का जो एस्टिमेटेड मिलिट्री है तो वो 1,25,000 की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, ठीक है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयर यूनिट से सब शामिल हैं। तो इसलिए ये IRGC जो है काफी ज्यादा पावरफुल है। स्पेशली अगर हम ईरान और उसके आसपास के एरियाज की बात करें तो वहां पे इसका खास करके काफी थ्रेटन और इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली 75th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ कोहिमा was observed in India. It was fought during which of the following war? World War First, World War II, Indochina War, none of them। हाल ही में कोहिमा की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ भारत में मनाई गई थी। यह लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लड़ाई लड़ी गई थी, कोहिमा की लड़ाई। बैटल ऑफ कोहिमा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लड़ी गई थी। ठीक है, अब आगे जरा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यूज हमारी ये थी कि नागालैंड ने अभी 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है, मनाई है बैटल ऑफ कोहिमा की। ठीक है, और ये मनाई गई है नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा 4 अप्रैल को, जिसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम और जापान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और थीम पे बात करी गई है रिमेम्बरेंस, रिकॉन्सिलेशन एंड रीबर्थ। ये थीम आप लोगों को याद रखनी है, इट इज रिलेटेड विद बैटल ऑफ कोहिमा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ कोहिमा वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बैटल ऑफ कोहिमा ब्रिटिश इंडिया और निम्नलिखित में से किस देश के बीच लड़ी गई थी? जर्मनी, जापान, तुर्की या फिर इटली। तो इसका राइट आंसर है जापान के साथ में बैटल ऑफ कोहिमा लड़ी गई थी। तो अब आपको देशों के नाम याद रखने हैं, ब्रिटिश भारत और जापान। ठीक, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो बेसिकली बैटल ऑफ कोहिमा है क्या? तो ये जापानीज के टाइम पर, ठीक है, जापान के साथ में लड़ी गई थी इन इंडिया इन 1944 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ी गई थी ये बात हम बता चुके हैं, ब्रिटिश भारत और जापान के साथ में बीच में। तो बैटल जो थी बेसिकली 3 स्टेजेस में हुई थी, 4 अप्रैल से लेकर के 22 जून 1944 तक। ठीक है, और कहाँ पर? कोहिमा नागालैंड की एक जगह है इन द नॉर्थन ईस्ट, वहां पर अराउंड द उसी क्षेत्र के आसपास। 3 से लेकर के 16 अप्रैल तक जापानीज ने अटेम्प्ट किया था, कोशिश करी थी कोहिमा को कैप्चर करने की। ठीक, और फिर उसके बाद में सेकेंड जो बैटल थी वो खत्म हुई है आपकी 22 जून को, जब ब्रिटिश एंड इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम कोहिमा एंड इम्फाल मीट एट माइलस्टोन 109 एंडिंग द सिege ऑफ इम्फाल। तब ये बैटल खत्म हुई थी। तो हमको टाइमलाइन याद रखनी है, 1944 में हुई थी, किन के बीच में हुई थी ये हमको याद रखनी है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये वॉर हुआ है ये भी हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, फेमस ड्रामाटिस्ट कार्तिक रथ who recently passed away belong to which of the following state? प्रसिद्ध नाटककार कार्तिक रथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस राज्य के थे, किस राज्य से संबंधित थे?
उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल? किस राज्य से एसोसिएटेड थे, ये हमको बताना है। फटाफट से आंसर बताइए मुझको, क्या आंसर होगा इसका। कार्तिक रथ, तो बेसिकली कार्तिक रथ जो थे वो उड़ीसा से एसोसिएटेड थे और उड़ीसा के थे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आइए इनके बारे में कुछ और खास बातें जानते हैं। न्यूज ये थी कि कार्तिक चंद्र रथ जो कि 70 वर्ष के थे और एक बहुत अच्छे नाटककार थे, प्ले राइटर भी थे, उनका निधन हो गया है कटक में, कटक जो कि उड़ीसा में है, और ये निधन हुआ है 1 अप्रैल 2019 को। अब कार्तिक चंद्र रथ कौन थे, तो उन्होंने एक प्ले लिखा था ए देश ए माटी, तो ये इनके प्ले का नाम था ए देश ए माटी। और ये जो प्ले लिखा था उन्होंने वो 15 साल की बहुत ही यंग एज पे लिखा था, और फिर उसके वहां से उनकी आर्टिस्टिक जर्नी स्टार्ट होती है, कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका जो प्ले था भगवान जाने मनीषा, वो जो था नेशनल थिएटर फेस्टिवल में इलाहाबाद में 1980s में स्टेज किया गया था, वहां पर प्रस्तुत किया गया था, और जिससे उनको एक ड्रामेटिस्ट की तरह प्रसिद्धि मिली और जहां से उनका जो कैरियर था वो स्टार्ट हुआ। नाउ इनको अवार्ड्स की हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, उड़ीसी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, और रथ ने ओवर 100 प्लेज को लिखा है और 500 से ज्यादा प्लेज को डायरेक्ट किया है। and he is known for organizing the International Theatre Festival in कटक for more than 20 years। 20 वर्षों तक इन्होंने इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है कटक में। इसके साथ साथ उनको प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड मिला है फॉर हिज एक्ट निसांग बिसारगा, ठीक है, मनसारा फुला, एंड इन हिज अनदर वाइडली अक्लेम्ड प्ले विच वाज स्टेज्ड एट वेरियस थिएटर फेस्टिवल्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये था कार्तिक रथ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के करंट अफेयर्स का है, एंड ये ऑफ कोर्स काफी ज्यादा पॉपुलर है, फेसबुक पर मैंने इसको काफी देखा है इस न्यूज को, कि मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली पास किया है एक ऑर्डर डायरेक्टिंग द सेंटर टू प्रोहिबिट द डाउनलोडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को निम्नलिखित मोबाइल एप्लीकेशन में से किसके डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया है। ऑप्शन है फेसबुक मैसेंजर, टिकटॉक लाइव या फिर वाइव। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर है, तो आई गेस ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए एंड पता ही होगा कि कौन सी ऐसी ऐप है। तो गाइज राइट आंसर यस, यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी ने राइट आंसर दिया है, टिकटॉक इज द राइट आंसर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको बैन करने के लिए एक आदेश जारी किया है फॉर इनअप्रोप्रिएट वीडियोस ऑन ऐप, ठीक है। और ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस हैं, और जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था और फेसबुक पे पढ़ा था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका दिमाग डाइवर्ट कर रही है ये ऐप। तो मदुरई बेंच ने ये फैसला सुनाया है डायरेक्टिंग द सेंटर, जिसमें सेंटर को ये आदेश दिया गया है कि ये ऐप को डाउनलोड प्रोहिबिट करे, डाउनलोडिंग ऑफ द मोबाइल ऐप। एंड टिकटॉक बेसिकली एक पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यूजर्स को शॉर्ट लिप सिंक्ड वीडियोस बनाना अलाउ करती है, लाइक पीछे से गाना चल रहा है और आप उस पर एक्टिंग कर रहे हो, लिप सिंकिंग कर रहे हो। तो ये जो बेंच जिसने ये फैसला दिया है, जस्टिस एन किरुबाकरन एंड एस सुंदर, इन्होंने ऑल्सो प्रोहिबिट किया, मतलब दे ऑल्सो प्रोहिबिटेड द मीडियम फ्रॉम टेलीकास्टिंग वीडियोस made using the app and asked the central government whether it will enact a statute like Children's Online Privacy Protection Act enacted by the United States to prevent children becoming cyber or online victims। तो यहाँ पे खास चीज ये है कि गवर्नमेंट ने या मद्रास हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इसके डाउनलोडिंग पर बैन लगाने के लिए कहा है, बल्कि उसके साथ साथ मीडिया को ये भी कहा है कि वो इस तरीके की वीडियोस को टेलीकास्ट ना करे, लाइक जो भी इस ऐप से वीडियोस बन रहे हो उनको टेलीकास्ट ना करिए। और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके का भी कहा गया है कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरीके का कुछ इंडिया में भी होना चाहिए, जिससे कि चिल्ड्रन साइबर या फिर ऑनलाइन विक्टिम्स ना बन पाए। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स इसमें क्या हुए हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर आस्किंग द गवर्नमेंट बैन पॉपुलर चाइनीज वीडियोस ऐप टिकटॉक सेइंग इट वाज एनकरेजिंग पोर्नोग्राफी वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टुडे। तो इसमें ये पहले हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट में इस अगर मैं बोलूँ तो आदेश को
चैलेंज किया गया है एंड कोर्ट हाउएवर रिफ्यूज अर्जेंट हियरिंग एज रिक्वेस्टेड बाय सीनियर लॉयर एंड कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी एंड सेड इट विल कम अप इन ड्यू कोर्स। तो अभिषेक मनु संघवी ने बोला था कि इसको अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है इस इशू को, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि जब होगा देन वी विल कम अप विद दिस। तो टिकटॉक बेसिकली 2019 में लॉन्च करी गई एक सोशल वीडियो ऐप है जो कि बीजिंग की बेस बाइट डांस कॉर्पोरेशन ओन करती है एंड इट रीच्ड 1 बिलियन डाउनलोड मार्क इन February एंड इट वाज फोर्थ मोस्ट डाउनलोडेड नॉन गेम ऐप इन 2019। तो ये था टिकटॉक के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आज का करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और मैंने पूरी कोशिश करी है कि सर के एब्सेंस में आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन आपका नीलाक्ष सर ही लेंगे, आज उनके एब्सेंस में ये सेशन मैंने लिया है। अदरवाइज ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।